नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर उनके स्मारक सदैव अटल पर जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अटल बिहारी वाजपेयी के परिवारजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उन्हें सदैव अटल समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वही दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने सरकार के पक्ष में करने का बीड़ा अब माहौल अपने हाथ में उठा लिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपए की प्रत्येक 4 माह में 3 समान किस्तों में देय है। धन को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है। तो वहीं ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे और इसी के साथ साथ तमाम किसानों के खातों में पीएम किसान की अगली किश्त भी वो हस्तांतरित करेंगे। बता दें कि तमाम किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि सीधे भेजी जाएगी। तो किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। आपको बता दें कि पीएम सम्मान निधि योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे और इसी के साथ जो किश्त है उन्हें सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सुनील जी, जिस तरीके से एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, आज 30वें दिन में किसानों का आंदोलन प्रवेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित उन्हें करने वाले हैं और इसी के साथ साथ किसान सम्मान निधि की जो योजना है उसके तहत किसानों के खातों में दूसरी किश्त भी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। अगर इस समय में किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री का संबोधन देखें तो किस तरीके से समझा जाए सर इसे? आयुषी, बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे किसानों से 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री मोदी बात करने जा रहे हैं, परंतु जो बाकी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो भी उनसे बस यही पूछना चाहते हैं कि आप हमसे बात कब करेंगे, हमसे वार्ता कब करेंगे, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं और हम लोग भी इस समय ठंड में ठिठुर रहे हैं। मान लिया कि आप बाकी जो किसान हैं या सारे किसान के खातों में आप सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, परंतु जो हमारे मुद्दे हैं, हमें सम्मान निधि तो ठीक है, हमें स्वीकार है आपकी, परंतु यदि आप हमारी एमएसपी को फिक्स कर दें, आप हमारी दरों को फिक्स कर दें, हमारे रेट्स को फिक्स कर दें, कीमतों को फिक्स कर दें, तो शायद हमें इस सम्मान निधि की भी आवश्यकता नहीं है, ना हमें किसी सब्सिडी की आवश्यकता है, ना हमें किसी कर्ज माफी की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो किसान का टकराव और सरकार की दलीलें, ये दोनों चीजों के बीच जिससे सामंजस्य बैठेगा, तब माना जाएगा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद कर रहे हैं।
लेकिन सुनील जी, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कई दौर की वार्ता भी सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं किसान अड़ गए हैं कि सरकार के साथ वो किसी तरह की वार्ता नहीं करने वाले हैं, और दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास है उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। कई दौर की वार्ता विफल भली ही रही हो, लेकिन पत्र लगातार किसानों को भेजे जा रहे हैं। क्या नहीं लगता है, क्योंकि देखिए बार बार यही बात की जा रही है कि बातचीत से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का समाधान निकल सकता है, लेकिन किसानों की तरफ से भी जो इस प्रकार का अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं दिख रहा है, और अब दो फाड़ कहीं ना कहीं किसानों के संगठनों में भी दिख रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या आगे आने वाले समय में इस आंदोलन में और तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर जल्द ही मामला सुलझ सकता है? देखिए, जिस तरह की इस समय पर चल रहा है, इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्द इसमें कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि चारों तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों से किसान अब पहुंचने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ठिठुरती ठंड में, ठिठुरती शीतलहर में ये आंदोलन ठंडा ना पड़ जाए। इसलिए अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से इनको किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी कई संगठनों को बुलाकर, जो कि समर्थन का पत्र मिल रहा है जिन किसान संगठनों से, वो अपनी तरीके से दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। ये जोर आजमाइश सिर्फ इस चीज की है कि लोगों को लगे कि असल में इस समय पर आधा जो लोग देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन में बैठे हैं। तो ये जो एक चीज है, इस चीज पे जिस समय पर लाइन खींच जाएगी, उस समय जिसे कहते हैं कि इंग्लिश में कि ब्रेकिंग ऑफ द आइस, उस समय होगा कि जब बर्फ पिघलने लगेगी तब दोनों बैठेंगे, तब आमने सामने बात होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी रास्ता, किसी भी आंदोलन का रास्ता सिवाय बातचीत के किसी तरीके से नहीं निकल सकता। ना किसान वहां बैठा रहना चाहता है, क्योंकि किसान का तो काम है खेत में जाना, उसे वहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा। और इस सब के बीच में, इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, वो आम आदमी हो रहा है, जिसके कि सारे रास्ते इस समय चारों तरफ से बंद हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी उसे डर लगता है, उसे परेशानी होती है कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को भी इसमें अपने आप आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके सहयोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसान एक भोला भाला है, उसे आप आक्रोश से नहीं जीत सकते। शुरू में आपने देख लिया, पानी की बौछारें डाल के देख ली, लाठीचार्ज करके देख लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। उसे चाहिए आश्वासन, उसके साथ बैठकर उससे बात की जाए, उसे समझाया जाए। अगर आपको लगता है कि बिल बहुत अच्छा है तो उसे समझाया जाए, अगर नहीं लगता तो उसमें संशोधन के लिए उन्हें तैयार किया जाए, और अगर और भी नहीं हो तो ठीक है, किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन सर, जिस तरीके से स्थितियां हमने शुरुआत से देखी थी, तो चलिए सरकार का रवैया भले ही थोड़ा ढीला रहा हो, लेकिन प्रयास अब जाके तेज सरकार ने किए हैं। क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए एक तरफ सरकार कह रही है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि किसी तरह का संशोधन वो नहीं चाहते हैं। उनका जवाब उनको सिर्फ हाँ या ना में मिलना चाहिए कि आखिरकार जो कानून सरकार की तरफ से निकाले गए हैं उन्हें सरकार वापस लेगी या नहीं। तो क्या लगता है सर, एक तरफ तो सरकार ने मना कर दिया है कानून वापस लेने से, और दूसरी तरफ किसानों ने भी ये मांग रखी है कि कानूनों को वापस ही लिया जाए। तो क्या इस प्रकार से इस आंदोलन का समाधान निकल सकता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक महीना बहुत लंबा समय होता है। देश के कुछ नागरिक सड़क पर बैठे हुए हैं, देश के कुछ नागरिक इस समय पर ठंड में ठिठुर रहे हैं, सारे काम धंधे छोड़ के बैठे हुए हैं, तो इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा, और समाधान निकालने का काम सरकार का है। आंदोलन करना उनका हक है, उन्हें अगर सरकार के फैसला सही नहीं लग रहा, उसके विरोध में खड़ा होना उनका हक है। ये आंदोलन शायद इतना लंबा नहीं चलता अगर बीच में सरकार और किसान के बीच में दूसरे तत्व जैसे कि सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं आती, और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया है तो वो नहीं होता। जिस प्रकार से किसानों के प्रहार किए गए, उन्हें नकली किसान बताया गया, उन्हें ये बताया गया कि ये खालिस्तान समर्थक हैं, उन्हें ये बताया गया कि फेक न्यूज कई सारी चलाई गई हैं, अगर वो सब नहीं होते तो शायद इतना आक्रोश आता भी नहीं। और इसमें हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की फेक न्यूज को हम वायरल ना करें। किसान एक बहुत बड़ा शब्द है, त्याग, बलिदान और संघर्ष का शब्द है। उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करते समय कम से कम बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं है, खेती के बारे में जानते नहीं है, तो कम से कम ऐसी चीजें तो ना लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सुशीला शर्मा जी, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।
तो चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। देश में कोरोना महामारी की स्थिति पर सुधार अब होता दिख रहा है। देश में लगातार 5वें दिन 25,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं और लगातार 14वें दिन 30,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 336 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते दिन में करीब 24,661 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,01,40,000 हो गया है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह भी है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 25 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45%, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज भरतपुर का दौरा करेंगे, जहां सचिन पायलट महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान पायलट बस्सी, दौसा, सिकंदरा, मानपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां रायसिंह नगर में नगरपालिका चुनाव को लेकर आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद को शपथ ग्रहण होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीकानेर जिला महामंत्री और रायसिंह नगर प्रभारी मोहन सुराना नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। वहीं शपथ समारोह कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास धरना दिया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने युवाओं को जागरूक और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री में रोक लगाने की मांग की है। पूर्व विधायक अमरीश कुमार ने कहा कि हम नशे के खिलाफ जन आंदोलन मुहिम चलाएंगे, साथ ही लोगों को जागरूक भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अपना आचरण सही रखना चाहिए, जिससे वो नशे से दूर रह सकें। नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रहे। पुलिस दूसरा कहना, मेरा कहना ये है कि नशा करना ही लोग बंद कर दे तो पुलिस का ही क्या रह जाएगा। पुलिस अपने आप नियंत्रण में हो जाएगी। हमारे नैतिक बल होना चाहिए ना, हम खुद भी आचरण सही रखा तभी दूसरों को हम जो कहेंगे उस बात का असर हो। में आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने, आप और हमने ये धरना दिया है और हम चाहते हैं कि हरिद्वार जिस तरह से पहले पवित्र था, आने वाले समय में भी पवित्र हो। यहाँ पर किसी भी तरह का नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक पंकज लांबा की पत्नी ने रानीपुर कोतवाली पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। बता दें आपको कि 4 दिसंबर को छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं पंकज की पत्नी ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने रानीपुर कोतवाली में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर एसआईटी जांच की मांग की है। भी मेरे पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी और उन पे गन भी अपनी रखी थी। उनको अपने गन पॉइंट पे रख लिया था उसने, जिसकी जानकारी मेरे पति ने एसएसपी कार्यालय में भी दी थी। लेकिन उनकी सारी जितनी भी वो अपनी जानकारी देते थे कार्यालय में, सबको अनदेखा करा जाता था। यही वजह रही कि मेरे पति को इतनी गहरी षड्यंत्र के दौरान मार दिया गया।
प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर अब हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन से हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों को प्रवेश न देने और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया न कराए जाने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक अखाड़ा परिषद ने कई संतों को फर्जी घोषित किया है, जिसमें राधे मां, बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, साध्वी त्रिकाल भवंता, बाबा रामपाल जैसे संत भी शामिल है। जल्द ही अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री को फर्जी संतों की सूची सौंपेगा और साथ ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार इस तरह के लोग संतों की आड़ में धर्म को बदनाम करते हैं। कुंभ मेला सनातन धर्म का एक तरह से बहुत बड़ा स्तंभ होता है। वहाँ से लोग ज्ञान ले जाते हैं। फर्जी महात्माओं का प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रयागराज में भी नहीं होने दिया था और सरकार को लिखित हम लोग देंगे कि जिनके जिनके नाम हम लोगों ने फर्जी किया है वो दाखिल हो मेले में नहीं आएंगे और उन्हें मेले में आना। तो वहीं राजस्थान के टोंक के देवली स्थित जयपुर कोटा राजमार्ग पर दौलता मोड़ के पास सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है, जहां सूचना के बाद देवली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। साथ ही पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो वहीं अजमेर के केकड़ी क्षेत्र के हिंगोनिया में मूंग तुलाई विवाद को लेकर जनाक्रोश भड़क गया है, जिसके बाद देर रात ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने अपने बचाव में पथराव किया है, जिसके चलते सीआई सीपी यादव समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, जबकि 1 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। इस दौरान तहसीलदार की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही गांव में अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके चलते पूरे गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंगोलिया में समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदा जा रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ऐसे में बीजेपी नेता राजेंद्र विनायका ने पुलिस पर लोगों को घरों में घुसकर पीटने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में न्यूज इंडिया ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए 2 साल से भटक रहे ग्रामीण को राहत दिलवाई है। ग्राम पंचायत 6P में ग्रामीण डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से ई मित्र के चक्कर काट रहा था। वहीं ई मित्र संचालक जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद भी 2 साल तक गुमराह करता रहा, जिसके बाद ग्रामीण ने अपनी पीड़ा न्यूज इंडिया की टीम को बताई। तो वहीं टीम ने तुरंत ग्रामीण को जाति प्रमाण पत्र दिलवाया है। साथ ही साथ न्यूज इंडिया का आभार भी व्यक्ति ने व्यक्त किया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जोधपुर पुलिस ने सांता क्लॉज के साथ मिलकर खुशियां बांटी। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड इलाके में कई समाज सेवी संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं। इस दौरान डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, एडिशनल सीपी उमेश ओझा, एसीपी नीरज शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। जब भी निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पर ये लोग बिना चप्पलों के बिना ठंड में स्कूटते रहते हैं। क्योंकि आज एक दिन बाद में क्रिसमस है, तो क्रिसमस की ईद पे फिर हम लोगों ने डिसीजन किया हमारे डीसीपी साहब ने कि जो लोग भी इस सर्दी के मौसम में बिना कंबल के बिना चप्पलों के अन्य परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया है ताकि उनको सर्दी से राहत बचाई गई है। कुछ बेघर लोग जो जिनके पास खुले में रहने की मजबूरी है, सर्दी के इस मौसम में कुछ सामाजिक संगठनों जो पुलिस से संपर्क किया, उसमें क्रिसमस के मौके पर और अदरवाइज भी जो ठंड बढ़ रही है उसमें मानवता का परिचय देते हुए कुछ लोगों ने हमसे संपर्क करके हमारे माध्यम से लोगों को कंबल बांटने का आज काम किया। इसमें हमारे अधिकारी और सभी लोगों की भागीदारी रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।